यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेट की पाठशाला में। दोस्तों, आज मैंने मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। यह प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको कॉन्सेप्ट को समझने में सार्थक सिद्ध होंगे। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, प्रश्न दिया गया है, एक आयताकार घास के मैदान की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। मैदान के मध्य में 4 मीटर चौड़े दो मार्ग समकोण पर काटते हुए स्थित हैं। प्रत्येक मार्ग आयत की भुजाओं के समांतर हैं। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घास के मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि एक आयत है। अब इसमें देखिए क्या दिया गया है, 80 मीटर लंबाई इसकी दी गई है और चौड़ाई कितनी दी गई है, 60 मीटर। तो ये आपका क्या हो गया, आपका 80 मीटर और इसके नीचे आपका ये भी हो जाएगा आपका 80 मीटर। और चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी दोस्तों, आपकी चौड़ाई हो जाएगी 60 मीटर। तो ये आपका यहाँ 60 मीटर ये हो गया और ये भी 60 मीटर हो गया। अब ध्यान से देखिए क्या दिया गया है, मैदान के मध्य में एक 4 मीटर चौड़े दो मार्ग दिए गए। मतलब मैदान के मध्य में दो मार्ग हैं जो कि 4 मीटर हैं। तो इस मान लीजिए एक मैदान का ये मार्ग हो गया जो कि 4 मीटर है, जिसकी जिसकी चौड़ाई, और एक समकोण है, मतलब समकोण पर काटते हैं तो मतलब एक ऊपर से भी हो जाएगा आपका दो मार्ग। तो एक मार्ग आपका ये हो गया। अब देखिए इसका क्या दिया गया, आपका ये 4 मीटर दिया गया है, ये भी आपका 4 मीटर दिया गया है। तो ये भी आपका 4 मीटर है और ये भी आपका 4 मीटर है। इसकी चौड़ाई, ये चौड़ाई हो गई और ये चौड़ाई और ये चौड़ाई हो गई। अब देखिए क्या लिखा गया है, प्रत्येक मार्ग आयत की भुजाओं के समानांतर है। संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। घास के मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आपका ये B हो गया, ये आपका C हो गया और ये आपका D हो गया। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग मार्ग को भी डिनोट कर देते हैं। तो हमने इसको मान लिया आपका E है और इसको मान लिया हमने क्या, F। ये आपका F हो गया यहाँ पे, और ये आपका क्या हो गया, G इसको मान लिया हमने और H इसको मान लिया हमने। और ये आपकी दी गई है 60 मीटर पूरी लंबाई, और ये पॉइंट F है और यहाँ पे G है। अब देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम लोग जो मार्ग EFGH का क्षेत्रफल निकालेंगे। मतलब EFG और H का क्षेत्रफल तो यहाँ निकाल देते हैं सबसे पहले। अब फिगर से आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो महल मार्ग EFGH का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आपकी लंबाई कितनी दी गई है, आपकी 80 मीटर, क्योंकि इस बराबर है 80, और चौड़ाई कितनी दी गई आपकी 4, 8 चौक कितना हो गया, 320 मीटर का स्क्वायर हो गया। अब हम क्या दूसरा क्या निकालेंगे, मार्ग, इसको भी हम लोग मान लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं। अब दूसरे मार्ग का निकालना है तो हमको मानते हैं, इसको मतलब P, इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे ये आपका Q है। उसके बाद हम इसको मान लेते हैं R है और इसको मान लेते हैं हम लोग S है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, अब हम इस मार्ग का भी निकाल लेते हैं इसी प्रकार। तो मार्ग PQRS का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे देखिए मार्ग PQRS का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका। अब देखिए इसकी क्या दी गई, ये मार्ग है तो मतलब ये 60 हो जाएगा ना इसकी। तो ये 60 हो गया आपका, क्योंकि चौड़ाई आपकी 60 दी गई थी। तो 60 और इसकी क्या दी जाएगी, इसके लिए चौड़ाई इसकी लंबाई के बराबर हो जाएगा, और चौड़ाई इसकी कितनी दी गई 4। इसका कितना हो गया 6 चौके 24, मतलब 240 मीटर स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक चीज़ आप और देखिए, ये दोनों मार्ग के बीच में ये कॉमन तो है, ये देखिए ये बीच का कॉमन है। तो कॉमन मतलब क्या है, ये क्या चीज़ है, ये वर्ग है। तो अब हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
तो उभयनिष्ठ हमने इसको मान लिया m, इसको मान लिया m n, उसके बाद o, और इसको मान लिया हमने t। तो उभयनिष्ठ यहाँ लिख दीजिए, उभयनिष्ठ, ये देखिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ क्या उभयनिष्ठ है आपका? m n o t। अब यहाँ लिख देते हैं हम लोग m n o t का, यहाँ लीजिए दोनों मार्गों में स्थित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? अब देखिए इसके क्या है, 4 मीटर ऊपर है, 4 मीटर ये है, तो 4 गुणे 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिए 4 गुणे 4 कितना हो जाएगा आपका? 4 चौके 16 मीटर स्क्वायर। अब हमसे पूछा क्या गया था? पूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए तथा घास के मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल निकाल देते हैं। अब यहाँ पे देखिए संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल आपका क्या हो जाएगा? ये दोनों को जोड़ के इसको घटा दीजिए, तो 320 प्लस 240 माइनस का 16 कितना आ जाएगा आपका? ये आपका आ जाएगा, ये आ जाएगा 560 माइनस 16, ये कितना आ जाएगा? 544 मीटर स्क्वायर। ये आपका आ गया संपूर्ण मार्ग का क्षेत्रफल। अब दूसरा क्या पूछा था आपसे? घास के मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल भी ज्ञात करना था। तब हम घास के मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। पहला ये था, अब दूसरा क्या पूछा हमसे? घास के मैदान का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? 80 उसकी लंबाई है और चौड़ाई आपकी 60 है, ये संपूर्ण हो जाएगा। कितना? 8 छंग 48 हो गया, 4800 मीटर का स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। आशा करता हूँ ये भी प्रश्न आपको समझ में आया होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह का प्रश्न आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है। इसको ध्यानपूर्वक परीक्षा देने से पहले आप देख लीजिएगा इस तरह के प्रश्न। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 दिया गया है, एक आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। इसमें बने रास्तों की चौड़ाई आपकी 2 मीटर है। तो पहला हमें ज्ञात करना है रास्ता अगर बगीचे के अंदर के चारों तरफ है तब हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, और अगर रास्ता बगीचे के बाहर चारों ओर है तब भी हमें उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब अब पहला हम लोग इस तरह देख लेते हैं, पहला फिगर बना लेते हैं। तो पहला फिगर किस तरह बनेगा? जब रास्ता बगीचे के अंदर चारों तरफ है, तो मान लीजिए कि आपका ये बगीचा है, आयताकार बगीचा दिया गया है, इसको एक आयताकार मैंने बना दिया। अब क्या दिया गया? अगर अंदर दिया गया तो अंदर मतलब इसके अंदर ये बनेगा। इसमें मैंने आपके दोनों प्रश्न ले लिया है कि क्योंकि कभी कभी आपका रास्ता जो है बगीचे के अंदर पूछ लेता है, कभी कभी रास्ता बगीचे के बाहर से पूछ लेता है। तो इससे आपके दोनों प्रकार के प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए, अब इसका फिगर देख लेते हैं। इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं आपको बी, इसको मान लेते हैं आपको सी, और इसको मान लेते हैं आपको डी। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, क्योंकि रास्ता हमारा क्या है? अंदर रास्ता बगीचे के अंदर की ओर चारों तरफ है, मतलब हमारा रास्ता ये है अंदर की तरफ। मान लेते हैं ये, इस तरह मैंने डिनोट कर दिया इसको कि ये हमारा रास्ता है अंदर की तरफ। अब देखिए, अब हम इसको भी अंदर वाले को मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं P, इसको मान लेते हैं Q, इसको मान लेते हैं R, और इसको मान लेते हैं S। अब देखिए क्या दिया गया? एक आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर है। तो हमारी लंबाई क्या है आपकी? 40 मीटर। और क्या दिया गया है? और चौड़ाई 30 मीटर। तो चौड़ाई क्या हो गई आपकी? मान लीजिए ये है आपकी
30 और मीटर ये चौड़ाई हो गई आपकी। और क्या दिया गया है, रास्तों के बीच की चौड़ाई आपकी कितनी दी गई, 2 मीटर। 2 मीटर तो मान लीजिए ये क्या है आपका, ये आपकी 2 मीटर है। तो इधर भी आपका ये कितना बराबर है, 2 मीटर के। ये भी आपका कितने बराबर है, आपका 2 मीटर। और ये भी आपका किसके बराबर है, 2 मीटर के। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है, रास्ते के बीच अगर दिया गया है तो हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करेंगे, आयताकार PQRS की लंबाई। PQRS की लंबाई क्या हो जाएगी दोस्तों, आपकी लंबाई क्या है, आप ये देखिए 40 मीटर दिया गया है, लेकिन हमारी जो PQRS है ये 2 मीटर ऊपर भी है और 2 मीटर नीचे। तो इसमें 40 में से 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। ये घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 40 आपकी दिया गया था जो कि आपका क्या था, आयताकार बगीचा था, तो 40 हो गया ये पूरा। और उसमें से क्या घट जाएगा आपका, 2 मीटर ऊपर से और 2 मीटर नीचे से। तो 2 + 2 कितना हो गया आपका, 40 माइनस का 4 कितना आ गया आपका, 36 मीटर। अब इसी प्रकार हम चौड़ाई ज्ञात कर लेते हैं। तो आयताकार PQRS की चौड़ाई क्या हो जाएगी आपकी, 30 दिया गया है चौड़ाई, ये देखिए 30 दिया गया, लेकिन हमारा क्या घटेगा इसमें, 2 मीटर ये और 2 मीटर ये। तो -2 + 2 कितना हो गया आपका, 26 मीटर। अब क्या लिख लेंगे, अतः घास लगे भाग का क्षेत्रफल, घास लगे भाग का क्षेत्रफल मतलब ये चीज़ का क्षेत्रफल कितना रहेगा आपका, 36 × 26। इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 936 मीटर का स्क्वायर। अब हमको क्या ज्ञात करना, आयत ABCD का क्षेत्रफल। तो आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, आयत ABCD का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, 40 मीटर इसकी लंबाई दी गई है और 30 मीटर चौड़ाई दी गई है। तो यहाँ देखिए ये 40 हो गया और गुणे 30 हो गया, कितना हो गया, 4 × 3 = 12, 1200 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या पूछा था, आपका रास्ते का क्षेत्रफल। हमने देखिए घास का क्षेत्रफल निकाल दिया और इस पूरे आयताकार भाग का निकाल दिया। अब हमें इसको निकालना है तो क्या करें, बड़े में से इसको पूरे का इतने घटा देंगे तो इतने की हमें क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए, अतः रास्ते का क्षेत्रफल आपका हो जाएगा 1200 जो कि आयताकार ABCD है, माइनस 936 जो घास लगा भाग है, इसको घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 264 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। जब रास्ता बगीचे के अंदर चारों तरफ हो तो इस प्रकार सॉल्व करेंगे। अब हम लोग सॉल्व करते हैं दूसरा पॉइंट, जब रास्ता बगीचे के बाहर चारों ओर हो। दोस्तों अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, रास्ता बगीचे के बाहर चारों ओर हो। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, आपका सेम फिगर है लेकिन इसमें हम इसको ऐड करना है। तो ये देखिए एक आयताकार मैंने मान लिया, ये आयताकार है। अब इसमें क्या है, 2 मीटर ये 2 मीटर, ये 2 मीटर और ये 2 मीटर हो गया। अब देखिए क्या है इसमें, हमने मान लिया ये क्या है, ये मान लिया P, जहाँ जो वहाँ पे P अंदर था, यहाँ देखिए P बाहर है, Q क्योंकि रास्ता आपका क्या है बाहर की तरफ है, PQR और S। ये हमने पिछले वाले में हमने अंदर माना था। देखिए यहाँ पे सेम चीज़, यहाँ हमने अंदर PQRS को माना था, लेकिन हमारा यहाँ पे रास्ता क्या था, अंदर की तरफ था। अब दोबारा क्या पूछा, रास्ता बाहर चारों ओर हो, तो मैंने इसको बाहर कर दिया। अब देखिए अंदर क्या हो जाएगा, ABCD सेम, लेकिन अंदर हो जाएगा ये ABC और D। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये क्या दिया, इसका हमें दिया गया है 40 मीटर,
क्योंकि हमें आयताकार बगीचे का दिया गया था, ना कि रास्ते का दिया गया। तो ये 40 मीटर हो गया। और आपका 30 मीटर क्या हो गया? आपका 30 मीटर आपका ये हो गया 30 मीटर। और यहाँ पे क्या था इसका? ये 2 मीटर है, ये भी आपका 2 मीटर हो जाएगा, ये भी आपका 2 मीटर, और ये भी आपका 2 मीटर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। दोनों फिगर में क्या डिफरेंस है ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो अब देखिए, अब इसमें हल किसका पॉइंट है? आपका सेकंड पॉइंट है। अब देखिए, आयत पी क्यू आर एस की लंबाई क्या हो जाएगी? आपको पी क्यू आर एस की लंबाई, आपका ये 40 दिया गया, लेकिन 2 मीटर ये और 2 मीटर ये दोनों जुड़ जाएगा, उसमें घट गया तो इसमें जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 40 और प्लस 2 कितना हो गया? 4। कितना हो गया आपका? मीटर बराबर कितना हो गया आपका? 44 मीटर। अब आयत पी क्यू आर एस की आपकी चौड़ाई क्या हो जाएगी? आपकी चौड़ाई हो जाएगी 30, ये दिया गया 2 और प्लस 2 हो जाएगा, तो 30 प्लस 2 और 2 4 मीटर। कितना हो जाएगा आपका? 34 मीटर। अब हमको ज्ञात क्या करना है दोस्तों? अब हमको ज्ञात करना था रास्ते का क्षेत्रफल, लेकिन उससे पहले हमें घास लगे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तब अब यहाँ पे लिख लीजिए, घास लगे भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? ये पूरा जुड़ जाएगा, तो 44 गुणे आपका 34, इसको आपस में गुणा करेंगे तो कितना है? 1496 मीटर स्क्वायर। अब रास्ते का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे? 1496 में से, और जो हमारा ये क्या निकाल आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल, अब यहाँ पे अगर लिखना तो एक चीज़ और लिख लीजिए, यहाँ पे आयत ए बी सी डी, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन हम यहाँ फिर लिख देते हैं ए बी सी डी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका? आपका हो जाएगा 40 गुणे 30, ये आपका आएगा 1200। अब हमको क्या ज्ञात करना? रास्ते का क्षेत्रफल। रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? घास लगे भाग का क्षेत्रफल माइनस आयत का क्षेत्रफल, तो 1496 ये मीटर स्क्वायर में आएगा, माइनस 1200 मीटर स्क्वायर, ये कितना आएगा? 296 मीटर स्क्वायर। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर ये हो जाएगा। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पे। दोस्तों, अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत एक समकोण त्रिभुज बनाया गया है। यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा के बराबर हो तथा त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर हो। लेते हैं, ये हमने वृत्त बना लिया। अब देखिए, इसमें क्या दिया गया है? समकोण त्रिभुज है, लेकिन उसके अंदर क्या है? यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा के बराबर है, तो वृत्त का व्यास हमारा एक भुजा के बराबर है। तो मान लीजिए 10 सेंटीमीटर आपका दिया गया है त्रिज्या वृत्त की, तो ये आपका कितना हो गया? आपका 10 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेकिन आगे देखिए, यदि वृत्त का व्यास त्रिभुज की एक भुजा है, तब क्या हो जाएगा आपका? ये आपका त्रिज्या है, तो व्यास के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका दूना हो जाएगा, मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे? अब हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। मान लेते हैं कि ये एक आपकी एक भुजा सी है, तो एक यहाँ से इस तरह कर दीजिए और इसको इस तरह कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा आपका? ये मान लीजिए ये समकोण है, सी पे समकोण है, और हम मान लेते हैं इसको ए और इसको मान लेते हैं हम लोग बी, और हम इस भुजा को मान लेते हैं वाई। ठीक है, यहाँ तक आप फिगर से समझ जाइए। अब हम लोग यहाँ पे जो माना उसको लिख देते हैं। हल माना ए सी बराबर हमने वाई मान लिया था, तथा बी एक्स बी और क्या है? सी,
बी सी बराबर हमने मान लिया एक्स, बी सी बराबर हमने मान लिया आपका एक्स, ये एक्स हो गया आपका। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब क्या करना है हमको, अब हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा देते हैं, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज दिया गया, तो समकोण त्रिभुज में क्या हो जाएगा, यहाँ लिख दीजिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर आपका ए बी का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमने ए सी क्या माना था आपका, ए सी हमने y मान लिया था, तो y का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर बराबर ए बी कितना हो गया आपका 10 10 और 20 हो गया, 20 का स्क्वायर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या हो गई आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आपका हो गया 20 का स्क्वायर 400। इसको हमने समीकरण नंबर 1 मान लिया। अब देखिए यहाँ पे दिया गया तथा त्रिभुज का परिमाप, परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, मतलब ए बी प्लस ए बी सी प्लस सी ए बराबर 48 दिया गया, तो इसको भी नोट कर लीजिए। चूँकि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 48 सेंटीमीटर, यहाँ लीजिए दिया गया, ये दिया गया है। अब देखिए यहाँ हमारा जो वैल्यू दिया गया है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, अब क्या हमारा हो जाएगा, अब हो जाएगा ए सी प्लस बी सी बराबर क्या, बी सी की वैल्यू क्या हो गई आपकी 48 20 हो गया। यहाँ पे देखिए ए सी हो गया यहाँ पे प्लस बी सी, और ए बी की वैल्यू आपकी कितनी दी गई है 20 दी गई, तो 20 यहाँ जाके घट जाएगा, तो ए सी प्लस बी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए सी प्लस बी सी बराबर आपकी आ जाएगी 48 में से 20 गया 28। ये आप समीकरण नंबर 2 मान लेने पे, क्योंकि ए सी आपका y है, तो यहाँ लीजिए y प्लस एक्स बराबर 28, ये भी आपको लिख सकते हैं। अब ऐसी वैल्यू मानिए कि इन दोनों को जोड़ने पे 28 हो जाए और उसका स्क्वायर करें तो 400 हो जाए। तो इसी प्रकार हम मान लेते हैं ए सी को हमने मान लिया आपको 16 और इसको मान लिया हमने 12, तो 16 का स्क्वायर 104, 12 का स्क्वायर 144, 400 हो गया। तो अब इसको कर लेते हैं हम लोग, तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, माना ए सी बराबर आपका हो गया 16 और तथा आपका क्या हो जाएगा, बी सी बराबर क्या हो जाएगा आपका 16 का स्क्वायर 256 और बी सी का स्क्वायर हमने क्या मान लिया 12 का स्क्वायर 12 बरिया में 144, तो मतलब 12 हो गया। 256 और 144 कितना हो गया 400 हो गया, ये आपको संतुष्ट कर दिया, और 16 प्लस 12 आपका 28 हो गया। इस तरह भी कर सकते हैं। तो इसीलिए भुजाएं बराबर भुजाएं क्या हो जाए, ए सी बी सी क्या हो गई आपकी 16 कामा 12 आंसर। अगला प्रश्न दिया गया, एक समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 30 मीटर एवं 40 मीटर है, त्रिभुज की परिमिति कितनी होगी। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करेंगे, पर सबसे पहले हम एक समकोण बना लेते हैं। समकोण कैसे बनता है दोस्तों, ये आपका ये 90 अंश होता है और हम इसको इससे मिला लेते हैं। अब इसको एक पॉइंट हम डिनोट कर देते हैं, इसको मान लिया हमने ए बी और ये सी हो गया। अब देखिए क्या दिया गया है, समकोण बनाने वाली भुजाओं की लंबाई क्रमशः 30 मीटर व 40 मीटर है, तो हम इसको 40 मीटर मान लेते हैं, क्योंकि समकोण इसी दोनों भुजाओं पे यहाँ बना है, और इसको हमने मान लिया 30 मीटर। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हमको क्या ज्ञात करना, त्रिभुज की परिमिति कितनी है। तो यहाँ लिख लीजिए हल, माना समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या दिया गया आपका, ए बी बराबर आपका 30 मीटर, बी सी बराबर आपका 40 मीटर तथा
ए सी बराबर आपका मान लिया हमने x है, ए सी बराबर हमने x मान लिया। अब क्या होगा, अब हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज दिया गया तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस पर में आपका लग जाएगा। तो समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, ए बी सी में क्या हो जाएगा आपका ए सी का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, मान लिया बी सी का स्क्वायर प्लस आपका हो गया ए बी का स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू रख दीजिए, बी सी का स्क्वायर मतलब 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। यहाँ पे करेंगे तो आपका कितना होगा, 4 चौके 16 और 30 का स्क्वायर कितना होगा 900, 1600 प्लस 900, यहाँ पे आ गया 16 9 2500। ए सी का स्क्वायर आपका 2500 आ गया। तो ए सी बराबर कितना आ गया, ए सी बराबर 2500 का स्क्वायर मतलब 50 मीटर आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ए सी बराबर आपका कितना आ गया 50 मीटर आ गया। हमको ज्ञात क्या करना था, परिमित। परिमित अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि हमें तीनों भुजाओं का योग होता है, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो परिमिति बराबर परिमिति इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। कितना है आपका, जो जो वैल्यू दी गई है आपकी ए सी बराबर आपका यहाँ पे देखिए, ए सी बराबर 50 दे दिया गया, 40 और 30 जोड़ लीजिए, 50 प्लस 40 प्लस 30 का कितना आ गया आपका 50 40 90 और 30 120 मीटर। ये आपका आंसर हो गया दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न था। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया, एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए तो नए वृत्त की परिधि और उसके व्यास में क्या अनुपात होगा। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे चलिए देख लेते हैं। तो पहले हल, माना वृत्त की त्रिज्या इक्वल टू r सेंटीमीटर, तब वृत्त की परिधि क्या होगी। वृत्त की परिधि देखिए सबसे पहले पूछा, तो वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होगी 2 पाई r, 2 पाई r। और व्यास क्या हो जाता है दोस्तों, व्यास बराबर आपका हो जाता है 2r के। इसी दोनों में हमारा क्या पूछा, अनुपात पूछा है। अब हमसे पूछा क्या दिया गया है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ा दिया जाए। तो प्रश्नानुसार वृत्त की त्रिज्या को 1 सेंटीमीटर बढ़ाने पर तब वृत्त की परिधि क्या हो जाएगी, 2 पाई और त्रिज्या मतलब r प्लस 1, 1 सेंटीमीटर बढ़ गया, ये हो गया। और व्यास क्या हो जाएगा आपका, व्यास आपका हो जाए 2r प्लस 1। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब पूछा गया है कि अभिष्ट अनुपात ज्ञात कीजिए। इन दोनों में जब बढ़ जाता है परिधि और उसके व्यास में अनुपात, यहाँ देखिए परिधि और व्यास में अनुपात ज्ञात करना होगा। तो अभिष्ट अनुपात बराबर पहले क्या दिया गया आपका परिधि, तो परिधि डिवाइड बाय आपका व्यास। अब जो चीज़ें दी गई उसको यहाँ रख लीजिए। परिधि आपकी 2 पाई r प्लस 1। अब पानी यहाँ क्या दिया गया आपका 2r प्लस 1। अब देखिए जो कटे वो कट कर दीजिए, r प्लस 1 कट गया, ये कट गया, बचा क्या आपका परिधि अपॉन व्यास बराबर क्या हुआ आपका पाई अपॉन 1। तो क्या अनुपात होगा, पाई अपॉन 1, पाई रेशियो 1 का अनुपात होगा। तो ऐसे लिख लीजिए, तो परिधि अनुपाते व्यास बराबर पाई अनुपाते 1। ये आपका आंसर हो गया। चलते प्रश्न संख्या 6 पे।
दोस्तों अगला प्रश्न दिया गया है, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 11 मीटर 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। टंकी में कितना भाग खाली है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, तो इसको हल कर लेते हैं। हल, पानी की टंकी का आयतन क्या हो जाएगा? 11 गुणे 10 गुणे 9, इसको गुणा कर 11 9 99 धम 990 घन मीटर। यह आपका पानी की टंकी का आयतन आ गया। अब इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है। ऊंचाई आपकी 6 मीटर भरा है, मतलब खाली कितना है? तो खाली भाग देख लेते हैं। खाली भाग का आयतन क्या हो जाए? खाली भाग मतलब आपकी जो ऊंचाई मतलब टंकी की लंबी और चौड़ाई तो एक ही रहेगी, ऊंचाई में आपके फर्क आएगा, तो आपकी लंबाई वही रहेगी। लंबाई 11 है, चौड़ाई आपकी 10 के रहेगी और गुणे ऊंचाई में आपका 6 मीटर तक पानी भरा, तो मतलब 9 माइनस 6, मतलब हमें खाली है ये। अब क्या हो जाएगा आपका? 11 गुणे 10 गुणे 9 में से 6 गया, आपका 3 हुआ। अब इसको कर लीजिए, ये कितना है? 11 दहमा 110 या 330 घन मीटर। अब क्या पूछा गया? अविष्ट खाली भाग का कितना भाग खाली है? तो अविष्ट भाग, इसलिए अविष्ट खाली भाग बराबर कितना आपका? 330 मीटर खाली था और पूरा 990 था। उसका अनुपात पूछा था हमसे, तो ये कितना हो गए? 33 से करना 33 या 99, तो 1:3, मतलब 1/3 भाग। यही आपका आंसर होगा, क्योंकि पूछा क्या गया था? टंकी में कितना भाग खाली है, तो मतलब 1/3 भाग आपका खाली है। खाली भाग बराबर आपका कितना हो गया? 1/3 भाग। ये रहे आज के आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ सभी प्रश्न आपके लिए नए होंगे और आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला है। अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर एवं लाइक भी करिए। मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।